हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 66वीं बीपीएससी में पूछा गया स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एवं डायग्राम से पूछा गया सवाल को हम आज इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2021 में जो बीपीएससी 66वीं का मेंस का पेपर जीएस पेपर 1 का सवाल था, वो हम लोग देख सकते हैं। सेक्शन 1 जिसमें ट्रेडिशनल सवाल रहता है, ये तो सभी बना देते हैं। और फिर सेक्शन सेकेंड में आते हैं तो यहाँ पर आता है करंट अफेयर से सवाल आता है, करंट अफेयर से। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन थर्ड में आता है स्टैटिकल पार्ट। स्टैटिकल पार्ट इसी में आता है स्टैटिकल एनालिसिस, और ग्राफ से संबंधित सवाल रहता है, और फिर डायग्राम से संबंधित सवाल रहता है। तो सबसे जरूरी ये बात होता है कि आप जीएस जैसे स्टैटिकल पार्ट हो गया, तो स्टैटिकल पार्ट में आप जो लिखिएगा वही लगभग वही सारा चीज अन्य लोग भी लिखता है, तो इसमें कंपटीशन उस तरह से डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन दूसरा बात होता है कि खंड 2 में, सेकंड खंड में, सेक्शन सेकंड जिसको कहते हैं, सेकंड सेक्शन में आता है सबसे ज्यादा कंपटीशन। और यहीं पर यदि जो स्टूडेंट यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर देता है तो उसका आगे एग्जाम मतलब बेहतर जाता है। और जनरली अधिकतर स्टूडेंट में देखा जाता है कि ये सेक्शन थर्ड जिसमें स्टैटिकल एनालिसिस और ग्राफ से सवाल रहता है, तो उसमें कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि सब चीज जानते हुए भी उसमें मतलब बाज जाता है, उसमें फंस जाता है कि किसी भी सवाल में मतलब जाके फंस गया, जिसके कारण से उसका टाइम का बर्बाद हो जाता है। तो ये टाइम बर्बाद करने में काफी ये स्टैटिकल सवाल जो है वो काफी मतलब बाधा देता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक, तो उसी में सबसे अच्छा सवाल आप देख सकते हैं कि इसका पहला सवाल ही है। जैसे 12th नंबर में है जो सवाल, जैसे देखिए बीपीएससी के मेंस में 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जीएस का सवाल रहता है, और उनमें से प्रत्येक 2 खंड होता है 1 से 11 के बीच में। तो 1 से 11 के बीच में जब 2 खंड होता है तो उनमें से 3-3 सवाल दोनों खंड से लेना है, और 2 सवाल स्टैटिकल पार्ट से लेना है। तो जिसमें 4 सवाल रहता है, 12 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से आपको 2 सवाल किसी भी आपके अनुसार जो सुविधाजनक लगे उस समय, जो टाइम कम टाइम कंज्यूम करे, उसको आप लेकर बना सकते हैं। तो उसी में देखिएगा कि जैसे देखिए इस स्टैटिकल पार्ट में क्या होता है कि आपको पहले डर लगेगा कि कौन सा लें कि आसान से बन जाए, फिर ऐसा लगेगा कि आप यदि उसमें लग जाइएगा तो फिर कोई सवाल नहीं बनेगा, और उसमें लगेगा कि नहीं बनता है तो आगे कैसे बढ़े। तो इसी रूप में आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया उदाहरण इस 66वें बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 में जो पूछा गया स्टैटिकल पार्ट से, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप ले सकते हैं लड़का को बीच में बजाने का। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये पहला सवाल जो था, पहला सवाल 4 नंबर का, दूसरा सवाल भी 4 नंबर का था, और तीसरा सवाल 8 नंबर का था। ठीक है, और चौथा सवाल 10 नंबर, और पांचवा सवाल भी 10 नंबर। तो आप आगे जाके देखिएगा कि ये सवाल आसानी से बन जाता है, ये सवाल भी आसानी से बन जाता है, और सेकेंड वाला और थर्ड वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, और फोर्थ वाला अच्छा तरह से बजाता है। जो भी स्टूडेंट जैसे 1-2 महीना में जो तैयार करके गया होगा कि लास्ट में हम देख लेंगे, तो हो सकता है वो इसमें फंस जाए। ठीक है, और फिर 5वां नंबर का भी सवाल उसी तरह से है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये स्टूडेंट को दिक्कत करवा सकता है। ठीक है, और बहुत लोग इसमें कठिनाई सामना किया होगा, या तो कुछ लोग इसको नहीं बनाकर दूसरा सवाल को बनाए होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस सवाल में क्या ऐसी विशेषता है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पहला सवाल जो 12 नंबर में है उसको देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दी गई वृत्त सारणी
मतलब इसी को कहा जाता है पाई चार्ट। ठीक है, वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित है। ठीक है, जैसे आपको हम जूम करके दिखा देते हैं कि खाद्य फसलों के लिए आवंटित है। भूमि बंटन एक गांव का प्रदर्शित करती है। ठीक, ये जो भूमि बंटन है जो एक गांव को प्रदर्शित करती है, तो इसको इस वृत्त सारणी को सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है 99 डिग्री, 72 डिग्री, फिर 72 डिग्री दिया गया है, 36 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 18 डिग्री या 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर 72 डिग्री दिया है चावल, फिर 72 डिग्री दिया है गेहूं, फिर जौ दिया है 36 डिग्री। ये परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए इसको साफ से पहले देख लीजिए। ज्वार भी 18 डिग्री है, बाजरा भी 18 डिग्री है और मक्का 45 डिग्री है। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक वृत्त का टोटल कोण क्या होता है, तो 360 डिग्री। ठीक है ना, 360 डिग्री। तो यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हो गया 100%। ठीक, 360 डिग्री बराबर 100%। अब देखिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, तो अब आपको दिखाते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल में है कि कौन सी, यहाँ पर देखिए इसी सवाल को रेफर देखिए हम यहाँ की है। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। तो आप ये सवाल देखिए आसान है, ये मात्र 4 नंबर का सवाल है, इससे आपको मात्र 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप ये आसान सवाल है। ये आप देख सकते हैं कि 50% को आवंटित करता है। पूरा जितना भी एरिया यहाँ पर भूमि आवंटन है, मतलब 360 डिग्री का जो ये वृत्त है, उसमें से 180 डिग्री पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 180 डिग्री पूरा हो जाना चाहिए, तो आप 3 फसल लीजिए, 3 फसल को चुनिए कि इनमें से कौन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा फसल तीनों मिलाकर इसका 360 डिग्री का 50%, यानी 360 डिग्री का 50% कितना होता है, 360 डिग्री का 50% कितना होता है, तो सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसको जोड़ेंगे, तो इधर से जोड़ेंगे 99 है, 99 है, 45 है, फिर 18 है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 72 72 144 हो गया, 144 और 36 180 डिग्री सीधे हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीन युग्म लेंगे तो 50% पूरा हो जाएगा। तो यही सवाल है, सवाल भी यही है कि किन 3 युग्मों को लेंगे कि कौन सी 3 फसल का समन्वय कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, जौ, गेहूं और चावल। ठीक है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, सबसे जरूरी बात होता है कि आप वहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप वहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे जरूरी चीज होता है कि आप वहां पर लिख के क्या आ रहे हैं, क्योंकि यदि आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप कैसे ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, तो ऑब्जेक्टिव आप नहीं मार सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि कुल क्षेत्रफल का 50%, यही कह रहा है 50% आवंटित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री का 50%। अब देखिए जो कि हो गया 180 डिग्री के बराबर। अब लिखना क्या है, तो यहाँ पर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपको मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको जो मतलब सही डाटा आएगा उसको आप ध्यान देना है और आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उन खाद्य फसलों को का युग ज्ञात करना है जिसका वृत्त सारणी में, जो वृत्त सारणी दिया गया है यहाँ पर, वृत्त सारणी में कुल कोणीय विस्तार 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सारणी वृत्त सारणी से हमें पता चलता है कि इस तरह से लिखिए, और वृत्त सारणी से तो देखिए 36 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 कुल मिला के 180 डिग्री हो। अब ये क्या, ये है जौ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जौ है, गेहूं है और चावल है। ठीक, तो वही जौ है प्लस गेहूं है, तो यही ये 3 युग्म है। यहाँ पर लिख सकते हैं खाद्य फसल का युग्म है अभिष्ट युग्म, सीधे सीधे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपके सुविधा के लिए हम यहाँ सवाल को हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये दूसरा नंबर सवाल है और यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र कितना है, 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, 1.5 मिलियन एकड़ है ज्वार के लिए। तो ज्वार कहाँ है, तो ज्वार देखिए ठीक, ज्वार कितना है 18%। यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है, 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना मिलियन एकड़ था। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ज्वार से 4 गुना है, ज्वार से 4 गुना है चावल। ठीक, तो आप एकदम सिंपल देख सकते हैं ज्वार से 4 गुना कौन है, चावल का। ठीक, तो यदि इसका क्षेत्र भी कितना होगा, ये तो क्षेत्रफल ही बता रहा है। यहाँ पर देखिए ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर क्षेत्रफल बता रहा है। ठीक, क्षेत्रफल बता रहा है। तो क्षेत्रफल देखिए, ज्वार का क्षेत्रफल कितना है 18% और चावल का क्षेत्रफल कितना है तो 72। तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं 4 गुना सीधा है। तो आप देख सकते हैं कि यदि ज्वार का आवंटित क्षेत्र कितना है 1.5 मिलियन, तो चावल का सीधे सीधी इसका 4 गुना। इसी को लिखना है चूंकि ज्वार को आवंटित बराबर कितना है 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन। तो यहीं पर एंगल दिया है तो 18 डिग्री बराबर हो गया 1.5 मिलियन एक। ठीक है, मिलियन एक। तो इसीलिए इसमें 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना 18 डिग्री बराबर यहाँ पर भी 4 गुना हो जाएगा एक। तो यहाँ पर से देख सकते हैं 72, 18 चौक 72 होता है ना, 18 चौक 72 डिग्री बराबर क्या हो, तो ये हो गया 6 मिलियन एक। ठीक, अब इसी को हम करके यही है चावल को आवंटित चावल को फसल के लिए कितना जाएगा आवंटित, यहाँ से निकल 6 मिलियन। अब आगे नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर सवाल के लिए अब देखिए तीसरा पेज पर जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल, यदि देखिए तीसरा नंबर सवाल का यहाँ पर यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो। ठीक है, यदि गेहूं देखिए कहां पर है, गेहूं देखिए यहाँ पर, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन देखिए उत्पादन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो भी दिया गया है चित्र में वो क्या दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है सबका। ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहा है किसके बारे में, उत्पादन के बारे में। ठीक, उत्पादन के बारे में कह रहा है, उत्पादन है। ठीक है, तो उत्पादन के बारे में, तो उत्पादन 6 गुना है लेकिन क्षेत्रफल कितना मिला है, तो क्षेत्रफल मिला है देखो गेहूं का मिला है, गेहूं को मिला है जस्ट इससे दुगुना, इसका 72 है, गेहूं को 72 डिग्री कौन 72 डिग्री मिला है, 72 डिग्री, और जौ को 36 डिग्री। ठीक है, तो इसका यहाँ से देख सकते हैं कि क्षेत्र कितना, किसको कितना मिला है, क्षेत्र मात्र दुगुना मिला है गेहूं को। ठीक है, जौ से, लेकिन उत्पादन 6 गुना कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एकदम सिंपल है कि प्रति एकड़ उत्पादकता, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है प्रति एकड़ उत्पादकता, तो प्रति एकड़ उत्पादकता के लिए क्या होगा, और यहाँ पर अनुपात भी कह रहा है कि गेहूं और जौ, तो एक तरफ लिखिए गेहूं, एक तरफ लिखिए गेहूं और दूसरी तरफ लिखिए जौ। ठीक है, अब देखिए प्रति एकड़ उत्पादकता, उत्पादन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात बीच में दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रति एकड़ इसका निकालेंगे, प्रति एकड़ इसका निकालेंगे, दोनों को काटेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है कि गेहूं को भूमि कितना मिला है। ठीक, तो गेहूं को भूमि उत्पादन कितना है 6 गुना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको ये 1 गुना है, तो इसको 6 गुना ये उत्पादन करना है, और इसको भूमि कितना मिला, तो गेहूं को भूमि मिला है कितना, तो 72। ठीक है, 72 डिग्री मिला है ना, और उसी तरह से जौ को कितना मिला है, देखिए जौ के उत्पादन का 6 गुना है उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं उत्पादकता प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ उत्पादकता निकालना है, तो उत्पादन बटे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही निकाल रहे हैं, तो इसका उत्पादकता 6 गुना है, इसका 1 गुना है। ठीक है, अब देखिए 72 डिग्री क्षेत्रफल पर ये काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है 36 डिग्री पर। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को काटिए, तो ये यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर बच गया, ये भी कट जाएगा इससे, तो 3 बचेगा। अब 3 अनुपात यहाँ पर बच गया काट कूट कर
1। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट से बन गया। ठीक, और इसको लिख भी सकते हैं, लिखने का मन होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह से लिखने का मन होगा तो यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे जितना भी आंसर दे दीजिएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए अतः अतः गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन बराबर 3। ठीक है, अब अगला सवाल 4 नंबर का। तो 4 नंबर में देखिए क्या है, 4 नंबर में देखिए ये 10 नंबर का सवाल है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट, यहीं से बढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, ये 10 नंबर का, ये इसको बनाइएगा तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहीं से बढ़ाया। ठीक है, अब यदि यहाँ पर नहीं अधिक फंसते हैं तो सवाल बनते जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है। कितना अधिक है, तो 50%। तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन के कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या समझे, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मान सकते हैं कि जैसे इस तरह से लिखिए, माना जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, 1 kg। तो उसी प्रकार से ये माने हैं। ठीक है, क्योंकि आसानी के लिए कैलकुलेशन आसान होगा, तो इसीलिए तो कर सकते हैं। तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना होगा, 1.5 kg प्रति एकड़। ठीक है, इसलिए अब देखिए कि जौ का कुल उत्पादन तब कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 36 डिग्री जौ का, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जौ का कुल उत्पादन, जौ का कुल उत्पादन होगा 36 गुना 1 के बराबर 36 की तरह से माने, क्योंकि इस तरीके से बनाने में आसान। तो उसी प्रकार चावल का कुल उत्पादन बराबर 72 डिग्री है। यहाँ पर देखिए 72 डिग्री है चावल का, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 72 डिग्री है, 72 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 72 गुना 1.5, क्योंकि उत्पादकता प्रति एकड़ उत्पादन चावल का 1.5 गुना 50% अधिक है। ठीक है, 50% यदि एक है जौ का उत्पादन, तो उसका 50% अधिक कितना होगा, तो 1.5 kg। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका कुल उत्पादन निकालते हैं, कितना होगा, तो 72 गुना 3/2 बराबर 108। ठीक है, कुल उत्पादन हो गया 108 kg। अब देखिए अभिष्ट प्रतिशत, मतलब जो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो जौ का कुल उत्पादन यहाँ से लिख सकते हैं। तो जौ का कुल उत्पादन चावल के उत्पादन, चावल से तुलना करना है, जौ का कुल उत्पादन चावल। ठीक है, तो जैसे देखिए जौ का कुल उत्पादन कितना है, 36 देंगे, अब 36 kg। अब देखिए नीचे में तुलना किससे किया जाए, तो चावल की कुल उत्पादकता कितना है, 108 kg। ठीक है, अब गुना क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो ये 1/3 होगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 33 पूर्णांक, यहाँ पर आएगा 100/33, 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत आंसर। ठीक है, इस तरह से चौथा नंबर, यहाँ पर 10 नंबर आप ले सकते हैं। फिर आगे देखिए 5वां नंबर सवाल, और ये सबसे मतलब जब तक आप पूरा सवाल नहीं बनाते हैं तब तक आपको संतुष्टि कैसे मिलेगा। तो आगे देखते हैं 5वां नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितना अंश का कोण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कुल जो भी आवंटित क्षेत्रफल है, जितना भी दिया गया था, उसमें क्या किया जाए, 5% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा व्यक्ति जो जैसे देखिए कई स्टूडेंट जो अनजाने में या तो हड़बड़ी में या तो नहीं जानते होंगे, तो वो सीधा क्या कर देंगे कि जैसे 300 जैसे एक रफ वर्क में दिखा सकते हैं, जो गलत है नियम। जैसे 360 डिग्री है अभी पूरा आवंटित क्षेत्र, अब क्या करेगा कि इसको देगा 5% बढ़ा। ठीक है, 5% ये बढ़ा देगा, तो ये गलत बात है। 5% ही प्लस कर देगा, तो ये गलत बात है। ये
देखिए 360 डिग्री, चाहे जितना भी क्षेत्रफल बढ़ जाए वो 360 डिग्री के अंदर ही वो एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं कि मतलब ये 360 डिग्री है तो अब 305 डिग्री 365 डिग्री, या तो इस तरह से कह सकते हैं कि 360 डिग्री गुना 100 तरह से नहीं करना है, ठीक है। ये सब गलत तरीका है। जैसे इसको इससे काट दो, 18 हो गया। अब इससे 5 से काट दो, 21 हो गया, ठीक है। 18 का 18, ये गलत तरीका है, ठीक है। एकदम ये गलत तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है, अब देखिए कंसेप्ट देखिए कहाँ पर। पहले देखिए 100%, जैसे मान लिया जाए 100 एकड़ भूमि था, 100%, जैसे देखिए 100 पूरा जो ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो 360 डिग्री में बटा हुआ है। लेकिन इसको यदि मान लेते हैं 100% भूमि, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो इसी को इसी तरह से मतलब आसानी के लिए हम लोग मान सकते हैं कि 100 एकड़ भूमि, 100 एकड़ माना 100 एकड़, ठीक है, 100 एकड़ भूमि बराबर 360 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आता जैसे देखिए सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग सवाल में यदि पढ़ने में दिक्कत नहीं। देखिए यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, तो जैसे अब बढ़ाना है 105 एकड़, इसको करना है क्योंकि 5% बढ़ाने आसान होगा, ठीक। क्योंकि 100 की तुलना लेंगे तब 5% बढ़ाना आसान होगा, इसलिए 100 लिया है। और गेहूं 5% कुल आवंटन जो है 5% बढ़ा देंगे, ठीक। और ये रहेगा 360 ही डिग्री, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज 360 डिग्री जो है वो 360 डिग्री 360 ही डिग्री रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भले बढ़ेगा, ठीक है। तो 100 एकड़ माने हैं, 5% बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे तो 105 एकड़ हो जाएगा। अब देखिए तो गेहूं कितना है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री है गेहूं का जो है 72 डिग्री है, वो 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है। गेहूं के आवंटित क्षेत्र में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा, ठीक है ना। तो जो गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा, गेहूं के लिए केवल बता रहे हैं, सबका फिर से डिफाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम सवाल बनाते हैं, ठीक। तो देखिए जगह कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो नया यहाँ पर लिखा है ना कि नई ब्रिज सारणी, ठीक है। तो नई ब्रिज सारणी के लिए, नई ब्रिज सारणी में क्या होगा, 105 एकड़ भूमि, एकड़ जो होगा 360 डिग्री के ही बराबर, ठीक। अब देखिए 105 डिग्री हो गया। अब देखिए गेहूं जो पहले था, गेहूं कितना था पहले वाला, पहले गेहूं कितना था, तो 72 डिग्री। तो 72 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री में, ठीक है। ये होता है, ये हो गया समझिए कि 20% हो गया, ठीक है। तो इसी को कह सकते हैं कि 20 एकड़, ठीक। 20 एकड़, क्योंकि 100% को 100 एकड़ माने हैं, तो 20% अब कैसे हुआ, जैसे ये देख लीजिए कि 72 कर दिएगा, 72 डिग्री यहाँ पर है और 360 डिग्री कुल मिला के है, तो उसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये 20% ही आएगा। तो 20% है यहाँ पहले जो था गेहूं का जो भाग, गेहूं जितना भूमि में किया जाता था वो कुल भूमि का 20% था। तो उसी का जब हम माने 100% भूमि बराबर 100 एकड़, तो उसी तरह से 20% भूमि बराबर 20 एकड़, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा 12, ठीक है, 12%। तो 12% का बढ़ोतरी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गेहूं का नए वृत्त में गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 एकड़ था पहले और उसमें 12%, तो इसको यदि बटा करेंगे, जैसे आसान के लिए 2 से यहाँ पे गुना कर दिए, 2 से यहाँ पर भी गुना कर, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2.4, ठीक। तो इतना एकड़ 22.4 एकड़ भूमि किसके लिए है, गेहूं, ठीक। 22.4 एकड़ भूमि गेहूं के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से क्या, अब देखिए ये कितना प्रतिशत हुआ, ठीक। ये जो 22.4 एकड़
भूमि है वो जो 105 एकड़ में कितना प्रतिशत हुआ, ठीक। ये सबसे पहले निकालना है, तो हो जाएगा 22, ये हो गया, तो ये हो गया प्रतिशत, ठीक है। ये प्रतिशत निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसको काट कर संक्षिप्त कर ले, तो यहाँ पर कटेगा, ये 20 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, और फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 3 आएगा यहाँ पर, और ये आएगा 7 या 21, और उसके बाद एक बचेगा यहाँ, और 4 बचेगा यहाँ, तो 2 7 गुना 14, तो 3.2 गुना 20, 3.2 गुना 20 बराबर होता है 64, 64 बटे 3% आएगा क्या, तो गेहूं के लिए आवंटित भूमि का प्रतिशत 64 बटे 3% आया। अब देखिए 64/3% आया, तो कौन कितना, तो गेहूं के लिए आवंटित, क्या सवाल है कि गेहूं के यहाँ पर नई पीढ़ी सारणी में गेहूं के लिए आवंटनीय अंश का कोण, गेहूं के लिए आवंटित कोण बराबर 60 डिग्री का 64/3%, ठीक है। तो यहाँ से क्या 60 गुना, अब हम 60 डिग्री गुना 64, ठीक, तो इसको 120 से काट देंगे, खत्म हो गया। अब देखिए ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, अब 10, ठीक। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर 12 64, ठीक, तो 12 और 64 होगा कितना, 12 गुना 64, कैलकुलेटर वहां पर दिया रहेगा, 48 8 12 6 72, 72 4 76, ठीक है, 76/10, कोण 76.8। गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र का अंश में यदि कोण निकाले, तो इस तरह से हमने बीपीएससी 66 इस तरह से हम लोगों ने 66वीं के 1 का 12 हमने सॉल्व कर दिया। और आगे जो 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर का सवाल है, उसे हम लोग नेक्स्ट डे में आराम से डिस्कस करेंगे और इसी चैनल पर, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।